नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। संसद इस बार पहला ही सेशन बहुत हंगामा खेज रहा और राहुल गांधी जी ने जो प्रमुख इश्यूज उठाए उसमें अग्निवीर का इशू था। अग्निवीर एक ऐसा इशू है जिसको लेकर चुनाव के बीच में भी काफी सारी बात हुई। राहुल गांधी ने उसको मुद्दा बनाया, विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया। चुनाव के तुरंत बाद जेडीयू की तरफ से एक बयान आया था कि अग्निवीर खत्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जेडीयू इतना ज्यादा सेट हो गई है कि वो बयान दोबारा दोहराया भी नहीं गया। संसद के अंदर भी राहुल गांधी ने वो बयान अपना दोहराया। उन्होंने कहा बाकायदा कि जो लोग अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, जो युवा अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, उनके शहीद होने पर ना तो उनको पेंशन मिलती है, ना ही उनको ठीक ठाक कंपनसेशन मिलती है। अब ये मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो बीच में बोलने के लिए अमित शाह जी को भी इजाजत दी गई, राजनाथ सिंह को भी इजाजत दी गई, प्रधानमंत्री मोदी को इजाजत दी गई। ये काम तब नहीं किया गया जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे। खैर, राजनाथ सिंह जी उठ के खड़े हुए और उन्होंने दावा किया कि 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं शहीदों के परिवारों को कंपनसेशन। इसका जवाब राहुल गांधी ने तुरंत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों से ये बात पूछिए, आप वो सही बताएंगे, और सिर्फ इतना कहा कि हम अगर आएंगे तो ये स्कीम खत्म कर देंगे। उसके बाद शहीदों के परिवारों से उनकी बात हुई। शहीदों के परिवार जो थे उन्होंने अपनी बात रखी और कल राहुल गांधी ने एक वीडियो रिलीज किया जो इस वीडियो को मिलियंस लोग देख चुके हैं। वो वीडियो एक बार देखना जरूरी है। पहले वो वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी से, जो आर्मी में रही हैं, अच्छी तरह से जानती हैं वहां का सारा सिस्टम और कांग्रेस की प्रवक्ता भी है। अनुमा जी, बहुत स्वागत। नमस्कार और धन्यवाद जी। पहले वो वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे, सदन दे बैठ हंगामा कर रहे भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। अब यहां दो बातें हैं। एक तो पेंशन की बात जो राहुल गांधी ने की थी, वो राजनाथ सिंह जी ने उस पर बिल्कुल कुछ नहीं कहा, उस पर आगे बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि शहीद के परिवार कह रहे हैं उनको कंपनसेशन नहीं मिला है, और उसके तुरंत बाद आर्मी की तरफ से एक बयान आता है जिसमें लगभग 1 करोड़ की राशि बता दी जाती है। जब ये राशि आती है, नेचुरली आर्मी जब कुछ रिलीज करती है तो वही लोग उसका जवाब दे सकते हैं जो आर्मी का सिस्टम जानते हैं। तो अनुमा आचार्य जी ने एक लंबा ट्वीट किया था और उस पूरे सिस्टम को समझाने की कोशिश की थी। अनुमा जी, क्या था वो ट्वीट आपका और आर्मी क्या दावा कर रही थी? देखिए, दुखद बात यह है कि भारतीय सेना के आधिकारिक हैंडल से एक ऐसा ट्वीट किया गया जो लोगों को भ्रम में डालता है। अब जैसे सारे कर्मचारी जो भी सरकारी या दूसरे कंपनीज में भी काम करते हैं, आपने देखा होगा सभी का एक इंश्योरेंस कवर किया जाता है। तो वो आर्मी में जैसे हमारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है, और ये जो संस्था है ये हमेशा कोर्ट में भी ये कहती है कि हम आर्मी से इतर हैं, हम आर्मी से अलग हैं। इनका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया है। तो ये संस्था में आर्मी के अधिकारी जरूर होते हैं, पर ये संस्था आर्मी से अलग है। और जैसे जो हम इंश्योरेंस का जो पैसा कटता है हर महीने, उसका ये मुआवजा देने का इनका काम होता है। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस कवर है जो 48 लाख रुपए दिया गया। ये आर्मी नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं, ये एक अलग संस्था है जिसको
आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम कहता है। तो वो 48 लाख तो वहां से आए। दूसरे, जैसे किसी संस्था ने अपना, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं इस केस में क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो एक्सीडेंट कवर के लिए अपने एम्प्लॉइज को, जो हमारा डिफेंस सर्विस पैकेज होता है डीएसपी जिसको कहते हैं हम, उसके अंतर्गत सभी को, कोई भी हो, सिविलियंस हो या फौजी हो, वर्दी वाला हो, सभी को एक एक्सीडेंट कवर होता है और वो एक्सीडेंट कवर 50 लाख रुपए का है। यानी कि जो अब तक दिया गया है वो सेना ने नहीं दिया है। जो अब तक दिया गया है वो एक तरफ एसबीआई का इंश्योरेंस कवर है और दूसरी तरफ ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दिए गए 48 लाख हैं। और इस तरह से सेना के आधिकारिक हैंडल ने लोगों को भ्रम में डाला, जिसका मुझे बहुत दुख है। उससे बड़ा दुख ये है कि हमारे रक्षा मंत्री जो हैं वो पता नहीं किस दबाव में हैं। एक तो उनका एक वाक्य जो उन्होंने संसद में कहा बहुत आपत्तिजनक है कि हमने अग्निवीर स्कीम के लिए 158 एजेंसियों से बात की। अग्निवीर ऐसी कोई स्कीम है जिससे आप बाहर वालों से बात करेंगे? कौन सी थी वो 158 एजेंसियां? क्या कोई विदेशी हाथ है इस स्कीम को लाने में? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और मैं डिमांड करती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि रक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जो स्कीम केवल सेना के अंदर डिस्कस की जाती है। रक्षा मंत्री जी पहले ही अपने कार्यकाल में कह चुके हैं कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो इतनी उम्मीद ना पालिए। पर देश के लोगों को ऐसी उम्मीद इसलिए है क्योंकि सेना हमारे लिए बहुत ज्यादा ना केवल सम्मान का विषय है, बल्कि हमारे देश के जनमानस की भावुकताएं जुड़ी हैं सेना के साथ में। तो रक्षा मंत्री अगर खुद गुमराह करेंगे, मैंने रक्षा मंत्री की ट्वीट के ऊपर भी यही लिखा है कि मान्यवर गुमराह ना करें। ये जो अग्निवीर स्कीम आप लेकर आए हैं, किसी और देश की स्कीम यहां लाके थोपी। उस देश की जनसंख्या 70 लाख है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है। तो रक्षा मंत्री जी लगातार गुमराह कर रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने सेना पर दबाव डाल के भी गुमराह करवाया। हम सभी को मालूम है जनरल मनोज नरवाने की जिस किताब पर बैन लगा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसमें मनोज नरवाने जी ने बहुत साफ कहा है कि ये स्कीम सेना को चाहिए ही नहीं थी और जिस स्कीम की चर्चा केवल सेना के अंदर होना चाहिए थी, रक्षा मंत्री जी इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं संसद के अंदर कि हमने 158 एजेंसियों से इसके बारे में बात की। आप सड़क पे बात करेंगे, आप मीडिया पे बात करेंगे, आपने सेना की इज्जत का क्या कर दिया है? तार तार करके नीलाम कर रहे हैं आप। कैसे आप अपने आप को रक्षा मंत्री कहते हैं? इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, शर्मनाक बातें हैं ये सब अशोक जी। एक इसी बहाने ये बात भी मुझे लगता है कर लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। दरअसल अनमा जी, मैं भी वेबसाइट बहुत सारी तलाश रहा था, तो इस तरह का कोई डिटेल मुझे नहीं मिला जहां अग्निवीर के भर्ती के लिए क्या योग्यताएं हैं, कितनी सैलरी है, ये तो बताया गया है। लेकिन मूलतः अंतर क्या है, इसके अलावा कि 4 साल में इनको रिटायर किया जाता है और जो परमानेंट होते हैं वो लंबे समय तक काम करते हैं, मूलतः दोनों के बीच में अंतर क्या है? पर्क्स में, बाकी सारी चीजों में क्या फर्क है? अंतर थोड़ा लंबा है, तो मैं एक चार्ट आपको भेजती हूँ और ये चार्ट इसमें तो नहीं दिख रहा है आपको ठीक से, लेकिन आप चार्ट लगा हुआ है। चार्ट जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चार्ट लगा हुआ है जी। तो बहुत सी बातें हैं। एक तो जैसे आप देखेंगे अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा ही नहीं दिया गया। अब जब पूर्व सैनिक ही नहीं कहलाएंगे वो, तो उनको डेथ इन एक्शन या किल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी, जिसको हम हिंदी भाषा में शहीद कह देते हैं, तो डेथ इन एक्शन आप अगर कह भी देंगे तो आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। सेना ने जिस तरह से अग्निवीर की भर्ती की है, तो डेथ इन एक्शन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, क्योंकि उसके साथ मिलने वाले जो पर्क्स हैं उन्हें नहीं मिलते। जैसे अगर कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी है, अगर वो 5 साल की अपनी सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को ताउम्र फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन इस अग्निवीर को उससे भी मोहताज कर दिया गया है, महरूम कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी कई चीजें हैं, कैंटीन सुविधाओं का ना मिलना, परिवार को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलना। मैंने जो चार्ट है उसमें ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से आपको भेजी हैं, उसे लगाइए और लोगों को बताइएगा कि जो सरकार दरअसल किसी तरह अपने बजट में कम करने के लिए, और वो प्रयोग भी सेना के साथ कर रही है। दिक्कत ये है, कोई भी स्थायी जिस भी संस्था में स्थायित्व है उसको डावाडोल करने को ही, जिसको शॉक एंड ऑ ट्रीटमेंट कहते हैं, वो करने में इस सरकार को कुछ ज्यादा ही मजा आता है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ और खास तौर पे देश की सेना के साथ इस तरह के प्रयोग किए जाएंगे तो देश की सामरिकता को धक्का लगता है।
और उसका एक बात से मैं इसको पुष्ट और करना चाहती हूं कि आप देखेंगे कभी भी देश की सेनाओं के ठिकानों पर जब जब भी हमले हुए हैं तब केवल बीजेपी की सरकार रही है। चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय देख लें तो उस समय कारगिल का युद्ध हुआ था। आपको लगता है कि हमारी सेनाओं की जो इंटेलिजेंस थी वो इतनी खराब थी कि आखिरी में जब वो हमारे सिर पर आ गए तभी उन्हें पता चला होगा? जी नहीं। और बहुत नुकसान हुआ था, बहुत सारे यंग ऑफिसर्स उसमें मारे गए थे, वो बहुत बड़ा नुकसान था जिस पर बात नहीं होती है। जी हाँ, तो और उसी समय सांबा एयरबेस पे भी अटैक हुआ था, 2002 की बात है। यानी कि ये सरकार सैनिकों की शहादत के बदले राजनीति करके, क्योंकि अटल बिहारी जी की वैसे हम सब बहुत इज्जत करते हैं, सौम्य नेता थे, लेकिन इस एक बात में मोदी सरकार, जिसके समय में पठानकोट पर हमला होता है और आईएसआई के लोगों को यहाँ एंट्री दे दी जाती है, जिसके समय में उरी पर हमला होता है, उसके अलावा पुलवामा होता है, नगरोटा होता है, राजौरी पर हमला होता है, श्रीनगर एयरबेस पर ड्रोन से हमला होता है, तो ये सारे इंटेलिजेंस फेलियर जिसकी सरकार में हो रहे हैं और इससे ये केवल राजनीतिक फायदा उठाते हैं। कई बार शक होता है कि अभी तक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी हुआ पुलवामा के उस आतंकवादी हमले पर। तो ये सारी चीजें और लोगों के सामने आना चाहिए, लोगों के मन में इनके बारे में भी विचार आने चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। और इस बार जब रक्षा मंत्री ने खुद संसद में लोगों को दिग्भ्रमित किया है, ऐसे में तो लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से ये सारी बातें जाना चाहिए। सरकार एक्स ग्रेशिया देगी, जो अभी दिया नहीं है, वो लगभग 47 लाख होगा। सरकार उसकी बैलेंस ऑफ पे जो कि 12 लाख ही होती या 13 लाख होती तो वो देगी। अभी थोड़ा बहुत आर्मी वेलफेयर फंड से दिया जाएगा, लेकिन इनके परिवार के किसी व्यक्ति को आज तक अग्निपथ स्कीम के हिसाब से नौकरी कंपनसेशन देने की पात्रता नहीं है। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं इस स्कीम में, और खास तौर पे मुझे दुख तब होता है जब बहुत सारे पूर्व मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल जैसे लोग सत्ता के दबाव में आकर, शायद सत्ता के डर में या किसी पद के लालच में आकर शहादत पर इस तरह की बातें करते हैं, जिससे लोग ये मानते हैं कि अरे ये तो सेना के हैं, ये तो सही बोल रहे होंगे। तो आज मैंने एक ऐसे मेजर जनरल साहब को कहा है कि आपके भाई साहब बीजेपी में हैं, इसके कारण आप अपनी 38 साल की शानदार सेवा के ऊपर धब्बा मत लगाइए। आपको सेना और उन लोगों के साथ होना चाहिए जो सेना को हमेशा मजबूत रखना चाहते हैं। एक और सवाल पूछ लें, जब आज आप उपलब्ध हैं, ओआरओपी को लेके बहुत सारी बात होती है। ओआरओपी का मतलब था वन रैंक वन पेंशन, और इस चुनाव में तो नहीं, लेकिन पिछले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बना था। चूंकि पुलवामा भी आ गया था तो उससे जोड़ के ये ओआरओपी का मुद्दा बहुत बना। 2014 में भी इस पर काफी चर्चा हुई थी, और इस सरकार का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन पे जो वादा किया गया था वो लागू कर दिया गया है। लेकिन कई बार जब मैं इस बीच में गया उधर जंतर मंतर पे, तो पता चला कि ओआरओपी को लेके धरने लंबे समय तक जारी रहे, अभी भी लोग संतुष्ट नहीं है। ये पूरा मसला क्या है, ये भी समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ओआरओपी देने के लिए जो यूपीए की सरकार थी वो तैयार हो गई थी, और फरवरी 2014 के बजट में उसने प्रोवाइडेड फॉर करके एक अमाउंट, वो शायद उस समय 500 या 800 करोड़ रुपए का था, वो कर दिया था। अब बाद में यूपीए की सरकार चली गई, तो जो स्कीम का वादा यूपीए कर चुकी थी उसको लागू करने में एक तो मोदी सरकार ने आधा अधूरा लागू करने में 1.5-2 साल लिए, और उसके आसपास उन्होंने मेजर जनरल सतबीर सिंह और उनकी पूरी टीम जो जंतर मंतर पे थी उसको पुलिस से पिटवाया, उनको घसीटा गया, थाने में ले जाया गया। वो ये कह रहे थे कि हमने जो ओआरओपी मांगी है वो आपने सबके लिए नहीं दी है, आपने वन टाइम इंक्रीज इन पेंशन जो है वही रिलीज किया है। सच तो यह है कि ओआरओपी लागू नहीं किया है सरकार ने। मेरी 24 वर्षों की सेना में सेवा के बावजूद भी मैं ओआरओपी की हकदार नहीं हूं, क्योंकि सरकार ने एक औचक डेट बोल दी कि जुलाई 2014 के बाद जो रिटायर होगा उसे ओआरओपी नहीं मिलेगा। अब जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी गई थी और फाइनली वो मिली, वो भी एक सेगमेंट को दी गई। तो कुछ पूर्व सैनिक जो थे, वेटरन्स थे, उनको तो पैसे मिले थे उस समय, लेकिन मेरे जैसे लोग आज भी इसके बारे में कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं। और तो और जो 6 पे कमीशन था उस समय कुछ एनामली इंटरनली हुई थी जिससे जवानों का नुकसान हुआ, और इससे हुआ ये कि जो जवान अब रिटायर हो रहे हैं और जो पहले रिटायर हुए हैं उनकी ही पे पैकेज में विसंगति हो गई है।
उसके ऊपर वो लड़ाई कर रहे हैं जंतर मंतर पे। थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू है, तो मैं आपको समझाऊंगी भी तो शायद उन शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी, पर फिलहाल मैं ये बता रही हूं कि एक तो OROP लागू नहीं हुई है, केवल एक सेगमेंट के लिए उन्होंने वन टाइम इंक्रीज ऑफ पेंशन किया है। और सेकंड बात जो लोगों ने कही थी, जनरल सतबीर सिंह जी की जो टीम है या एक कर्नल साहब हैं जो कोर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में भी है। तो उनको अगर आप उनकी बात ठीक से समझ पाएंगे, उसके लिए हम उनको या तो बुला सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। तो वो विसंगतियां आज भी जारी है, जिसके ऊपर हमारे सेना के जो जवान हैं वो परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा एक मुद्दा और है, नॉन फंक्शनल अपग्रेड का। वो मुद्दा भी आज तक सरकार ने क्लियर नहीं किया है। बार बार सेना के लोगों को, वेटरन्स को, उसके लिए अपील पर अपील, तारीख पर तारीख चल रही है। और एक उससे भी खतरनाक मुद्दा है जो बहुत ही दुखी करने वाला मुद्दा है, वो ये है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन थी उसको टैक्स के दायरे में भी ले आए। और पहले क्या हुआ था, 2019 के चुनाव के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि सरकार इनके खिलाफ अपील नहीं करेगी अगर ये कोर्ट में केस जीत जाएंगे। लेकिन अभी बल्क में सरकार ने बहुत से पूर्व सैनिकों के इस जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके खिलाफ अपील दायर की है और उनको कोर्ट के चक्कर लगवा रही है, घसीट रही है। इस पर भी बातें कम हुई हैं। तो किसी दिन अगर एक्सक्लूसिवली आप चाहेंगे तो सेना के साथ जितना दुर्व्यवहार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और सामने देशभक्ति का चोगा दिखाते हुए किया है, उतना आज तक पूरे देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। तो आर्मी, ऐसे तो आर्मी की नौकरी भी वैसे ही नौकरी होती है जैसे बाकी नौकरियां हैं, और जो भी सरकारी नौकरियां हैं, मैं चूंकि रहा हूं तो मैं जानता हूं कि किस तरह से पेंशन से लेके और तमाम सारे इश्यूज में परेशान किया जाता है। लेकिन आर्मी के साथ एक अलग से बात यह है कि ये नौकरी करते हुए न केवल आप देश की रक्षा कर रहे होते हैं, अगर इमोशनल सारे मामले छोड़ दें तो भी रोज अपनी जान खतरे में डाल रहे होते हैं। युद्ध कई सालों में कभी एक बार होता है, लेकिन आर्मी की जब पोस्टिंग होती है, लद्दाख में पोस्टिंग होती है, किसी भी सीमा पर पोस्टिंग होती है, कई बार इंटरनल डिस्टर्बेंसेस में उनको भेजा जाता है। जो एयरफोर्स में होते हैं, जो लगातार प्रैक्टिस चलती रहती है, बाकी सारी चीजें होती हैं, तो रोज जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। और इसीलिए शायद जब हमारी आर्मी बनी, देश आजाद हुआ, जब उसके लिए नए नियम कानून अंग्रेजों के जाने के बाद बने, तो उनको वो सारी सुविधाएं दी गई जो कंपनसेट भले ना कर सकें, लेकिन उनके परिवार के लिए, उनके ना रहने की स्थिति में भी एक सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था कर सके। और पेंशन तो इसमें से मिनिमम है। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं कि मेरे पिताजी की डेथ हुई, पिताजी जिंदगी भर प्रोफेसर रहे, और उसके बाद जो माँ को पेंशन मिलती है वो इतनी मिलती है कि वो अपना जीवन अपने दम पे चला सकती हैं। उनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनका सिर हमेशा सम्मान से, आत्मसम्मान से उठा रहता है। आज समझ में नहीं आता है, लेकिन 25-30 साल बाद जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं, रिटायर होंगे, और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तो परिवारों में उनकी क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। और आर्मी के साथ तो खास इसलिए भी है कि इतनी कम उम्र में ये सारा कुछ हो सकता है कि उसके बाद आपके परिवार को एक लंबा जीवन उसके बिना गुजारना पड़ सकता है। और अरुमा जी, मुझे हमेशा यह आश्चर्य होता है कि आर्मी में रेगुलर भर्तियां हो रही थी, आपके मध्य प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, महाराष्ट्र के, साउथ के, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो रोज सुबह 3 बजे उठ के दौड़ना शुरू करते थे, शरीर बनाते थे कि आर्मी में नौकरी मिल जाए तो एक तो देश की सेवा करने को मिलेगा और दूसरा एक सम्मानजनक जीवन मिलेगा। उसको 4 साल का अग्निवीर बनाकर क्या हासिल हुआ, जिसके पास न पूरी ट्रेनिंग दे पाते हैं, जिसको ना कोई जीवन दे पाते हैं, और उसमें जब जान चली जाती है तो ये विवाद होते हैं कि कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला। और राजनाथ सिंह हो, बाकी लोग हों, आंकड़े देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि 20, 21, 22 साल का एक लड़का चला गया, अब उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। खैर, आपने समय निकाला, डिटेल में हमको बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, आपको भी धन्यवाद।